हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन, 68वीं बीपीएससी, बीएसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सके, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम ईईजी परीक्षण किससे संबंधित है? तो ईईजी परीक्षण मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि का पता लगाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईईजी परीक्षण का संबंध मस्तिष्क से है और ईईजी के आविष्कारक हैंस बर्जर हैं। और हृदय की जांच के लिए ईसीजी का उपयोग होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला प्रश्न है, बीसीजी टीके द्वारा किस बीमारी का इलाज किया जाता है? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग या तपेदिक के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा कई देशों में बीसीजी का उपयोग बाल व्यवस्था में तपेदिक, मेनिंजाइटिस और मिलियरी रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेट गुएरिन होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के स्राव के लिए मानव शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो इंसुलिन का स्रावन मानव शरीर के अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा सेल्स से होता है। तो इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के अग्नाशय से होता है और अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा सेल्स से होता है। और इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त से कोशिकाओं में ग्लूकोज के परिवहन में सहायता करता है, जिससे रक्त में शर्करा के स्तर का विनियमन होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त किस प्रक्रिया से शुद्ध होता है? सामान्यतः गुर्दा अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालकर रक्त को शुद्ध करता है, और ये अपशिष्ट पदार्थ मूत्राशय में भेजा जाता है जो पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। और यदि मानव का गुर्दा विफल हो जाता है तो उस स्थिति में डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा गुर्दे का कार्य पूरा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। और हेमोलिसिस की प्रक्रिया एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर का पुराना आरबीसी मतलब के रेड ब्लड सेल नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आनुवांशिकी या मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी के ऑस्ट्रेलियाई भिक्षु ग्रेगर जॉन मेंडल को मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए अलग अलग ऊंचाइयों, रंगों, फली के आकार, बीज के आकार और पुष्पासन वाले मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। और जेम्स वाटसन ने फ्रांसिस क्रिक के साथ डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा था, और इन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, क्विनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो क्विनैन का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्विनैन का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार के लिए किया जाता है। और क्विनैन को सिनकोना पेड़ की छाल से निकाला जाता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसका परजीवी वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। डेंगू एक प्रकार का बुखार है जो कि वायरस के कारण होता है, और वायरस का परजीवी वाहक मादा एडीज मच्छर है। जापानी एन्सेफलाइटिस वायरस के कारण होता है। ये आमतौर पर क्यूलेक्स समूह के मच्छर के काटने से होता है। और मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ आदि के संक्रमण से होता है, जिसके कारण दिमाग व रीढ़ की बाहरी झिल्ली संक्रमित हो जाती है। अगला प्रश्न है, नित्य तापी स्तनधारियों या
वार्म ब्लडेड मैमल्स में तापमान का विनियमन निम्नलिखित कारण से होता है। वार्म ब्लडेड मैमल्स अपने शरीर के तापमान को परिवेश के तापमान से अधिक बनाए रख सकते हैं और वो अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए संवहन या कन्वेक्शन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वार्म ब्लडेड मैमल्स अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए संवहन का उपयोग करते हैं। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है जिसमें किसी तरल या गैसीय पदार्थ के अणुओं के संचार के द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण होता है और संवहन की प्रक्रिया ठोस में नहीं होती है। चालन की प्रक्रिया ठोस में होती है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की गतिविधि के बिना होता है। चालन कहलाता है, जैसे कि धातु के रॉड का गर्म होना चालन का उदाहरण है। विकिरण या रेडिएशन ऊष्मा स्थानांतरण का वैसा मोड है जिसमें ऊष्मा को माध्यम के कणों को प्रभावित किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब कि जैसे ही हम अपने हाथ को चूल्हे के निकट ले जाते हैं तो हमें गर्म का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज के नाम से जाना जाता है? प्रयोगशालाओं में या रासायनिक उद्योगों में सल्फ्यूरिक एसिड के व्यापक उपयोग के कारण इसे किंग ऑफ एसिड्स या अम्लराज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे मेटलिंग एसिड या ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है। साइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र C6H8O7 होता है और नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र HNO3 होता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित से बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने से बनता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, जिसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर CaSO4 हाफ H2O बनता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला लवण है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड के प्रकाशीय संवेदनशील प्रकृति के कारण इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इसका उपयोग प्रकाश संवेदनशील चश्मों, अर्धचालकों आदि में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस या अक्रिय गैस, जिसे इनर्ट गैस भी कहा जाता है, वो सामान्यतः अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रियाशील नहीं होते हैं और उसका उदाहरण है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसन। तो इसमें आर्सेनिक जो है वो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोबेल गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसें हैं जो कि पूर्णतः अक्रिय हैं, परंतु इन तत्वों में कुछ यौगिकों का उत्पादन किया जा सकता है, जैसे क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन के फ्लोराइड्स बनाए जा सकते हैं। अक्रिय गैसों के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये पूर्णतः अक्रिय होते हैं और इन्हें आवर्त सारणी में वर्ग 18 में रखा जाता है। और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 होता है और आर्सेनिक एक उपधातु है। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के अणुओं पर 2 विरोधी बल कार्य कर रहे होते हैं। पहला है थर्मल काइनेटिक एक्सपेंशन या तापीय गतिज प्रसार और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों बल मिलकर जल को अधिकतम घनत्व प्रदान करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जाता है?
तो आइए देखते हैं। पहला है कोयले का रूपांतरण सिंथेटिक पेट्रोलियम में करने के लिए, तो ये सही है। हाइड्रोजन का उपयोग कोयले को सिंथेटिक पेट्रोलियम में बदलने के लिए किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और ये H3 हाइड्रोजन का अणु है, तो अमोनिया के निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। रॉकेट ईंधन के रूप में, तो रॉकेट ईंधन के रूप में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। धातुओं के शोधन में, तो कई धातुओं के शोधन में हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों सही हैं, इन चारों में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1921 में आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया गया था? तो वर्ष 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रकाश के विद्युत प्रभाव से तात्पर्य है कि जब किसी धातु पर प्रकाश पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, इसे ही प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों के गोल आकार ग्रहण करने का क्या कारण है? तो वर्षा की बूंदें गोल आकार ग्रहण करने का मुख्य कारण पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव किसी द्रव्य का एक विशेष गुण है जिसके कारण द्रव्य कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। और पृष्ठ तनाव का SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। और पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण सहसंजक बल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है? अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक मटेरियल वैसे मटेरियल होते हैं जो चुंबक की ओर बहुत कमज़ोर रूप से आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, गोल्ड, कॉपर, लिथियम, एल्युमिनियम, सोडियम आदि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। पहला है विद्युत धारा एम्पियर, तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, ये सही है। दूसरा है दाब पास्कल, तो ये भी सही है। दाब को पास्कल में, बार में, ATM में आदि में मापा जाता है। तापमान, तो तापमान को सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रैंकिंग आदि में मापा जाता है, ये भी सही है। पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को किलोग्राम में नहीं मापा जाता, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। और किलोग्राम में पदार्थ के द्रव्यमान को मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पदार्थ की मात्रा। अगला प्रश्न है, घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। पहला है यह दाब का उदाहरण है, तो ये गलत है। घर्षण दाब का नहीं बल का उदाहरण है। दूसरा है यह दो सरकती या गति करती सतहों के बीच कार्य करता है, तो ये भी सही है। घर्षण दो गति करती सतहों के बीच कार्य करता है। यह हमेशा वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो ये सही है। अगर किसी वस्तु की दिशा इस तरफ है तो उसका फ्रिक्शन या घर्षण इस तरफ लगेगा, ठीक है। और यह ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है, तो ये गलत है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इसका सबसे सरल एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग आपस में हाथों को रगड़ते हैं तो यहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बी और सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी की माप करता है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की माप करने के लिए साइक्रोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता के माप के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से बहुत छोटी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और एम मीटर से करंट को मापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है, विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है। तो ये कथन सही है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का देर से बनता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनाइन। दूसरा है, प्लेगरा रोग विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। ये भी सही है। प्लेगरा रोग विटामिन B3 के कमी के कारण होता है। और प्लेगरा का लक्षण है त्वचा में जलन, मुंह में छाले, दस्त, डिम्नेशिया आदि। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। तीसरा है, बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो ये गलत है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमीन है। चौथा है, रिकेट्स विटामिन D की कमी के कारण होता है। तो ये सही है। रिकेट्स एक हड्डी का विकार है जो कि विटामिन D, कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी के कारण होता है। और विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेरी विटामिन B12 की कमी के कारण नहीं, बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। तो माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं को हस्तांतरित जीन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीलहरित शैवाल। और नीलहरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर या कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहा जाता है। तो उत्तक संवर्धन है ये। जब पौधे से कोशिकाओं को या उत्तक को हटाकर अलग करके कई अलग पौधे उगाए जा सकते हैं, उसको उत्तक संवर्धन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लीवर बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों तरह के ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। इसके अलावा लीवर प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का चयापचयन करता है, पित्त का उत्पादन और स्राव करता है, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, ड्रग्स और हार्मोन को बाहर निकालने और एंजाइम को सक्रिय करने के लिए भी उत्तरदायी है। यकृत में विटामिन ए, डी, ई, के और B12 स्टोर होता है। इसके अलावा खनिज पदार्थ और ग्लाइकोजन भी संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों के कुल 23 युग्म पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में 22 गुणसूत्रों को समजात कहा जाता है और एक जोड़ा गुणसूत्र को विषमजात गुणसूत्र कहा जाता है, जिसके अंतर्गत X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये 22 जोड़े गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में सामान्य होते हैं। और गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला DNA का एक संगठित पैकेज है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लाइसोसोम एक गोलाकार थैलियों के समान होता है, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। और जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है और स्पिंडल तंतुओं के निर्माण में मदद करता है। राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA से बना होता है और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से कोशिका श्वसन करती है, इसलिए इसे
कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है CONH2 और इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी गैस प्रोपेन, ब्यूटेन और अन्य रसायनों के मिलने से बनती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोपेन और ब्यूटेन। और एलपीजी में 70% ब्यूटेन होता है और 29% प्रोपेन होता है और 1% में अन्य घटक मिले होते हैं। और एलपीजी गैस अत्यंत ज्वलनशील और गंधहीन गैस होती है, इसलिए इसमें गंध डालने के लिए इथाइल मार्केप्टॉन का उपयोग किया जाता है। एलपीजी प्राकृतिक रूप से कच्चे तेल में पाई जाती है, जिसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग के उप उत्पाद के रूप में निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का सूत्र क्या है? तो लाफिंग गैस का सूत्र NO2 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस एक रंगहीन, अज्वलनशील और मीठा स्वाद देने वाली गैस है और लाफिंग गैस आसानी से पानी में घुल जाती है और प्राकृतिक रूप में भी पाई जाती है। NO2 का रासायनिक नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO का रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है और N2H2 का रासायनिक नाम नाइट्रोजन हाइड्राइड है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो चांदी विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चांदी। चांदी की तुलना में तांबा का कंडक्टिविटी कम होता है, लेकिन ये सस्ता होता है, इसलिए इसका उपयोग घरेलू उपकरणों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेज़र निम्न में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो लेज़र विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन के आधार पर प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेज़र की खोज 1957 में गार्डन गोल्ड के द्वारा किया गया था और लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या है? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसे SI यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें मूल मात्रकों की संख्या 7 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और 7 मूल मात्रक इस प्रकार हैं, मीटर, जिसे M से डिनोट करते हैं, ये लंबाई के लिए उपयोग होता है। किलोग्राम द्रव्यमान का SI यूनिट है, जिसे kg से डिनोट करते हैं। सेकंड समय का SI यूनिट है, जिसे स्मॉल s से डिनोट करते हैं। केल्विन तापमान का SI यूनिट है, जिसे K से डिनोट करते हैं। कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता का SI यूनिट है, जिसे CD से डिनोट करते हैं। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है, जिसे A से डिनोट करते हैं। और मोल पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट है, जिसे MOL से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति और मात्रा जानने के लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने और मात्रा जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग विभवांतर या वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। और इवेपोरीमीटर एक उपकरण है जिससे वायुमंडल में पानी के वाष्पीकरण के दर को मापा जाता है और इसे एटमोमीटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की अधिकतम गति होती है। प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है और इसकी सबसे अधिक गति निर्वात या वैक्यूम में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है।
अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आइए देखते हैं। पहला है, इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है, तो ये सही है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। यह एक परमाणु कण है, तो ये भी गलत है। न्यूट्रॉन परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक का एक घटक है, एक पार्ट है, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, तो ये सही है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से अधिक होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये प्रोटॉन का है और ये न्यूट्रॉन का है। इसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये परमाणु का कण नहीं है, ये परमाणु के नाभिक का एक महत्वपूर्ण घटक है और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथ में रहते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन वैसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को नए रासायनिक सूत्र के साथ नए पदार्थ में बदल दिया जाता है या नए पदार्थ में बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है नए रासायनिक सूत्र के साथ, और रासायनिक परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं होता है, मतलब इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। और वहीं पर भौतिक परिवर्तन जो होता है, जिसमें किसी भी पदार्थ का सिर्फ भौतिक स्थिति परिवर्तित हो, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड बन जाना, लिक्विड से गैस बन जाना, और ये जो है भौतिक परिवर्तन पूर्णतः रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो है भोजन का पकना। ठीक है, तो भोजन के पकने के बाद हम लोग वापस से कच्चा चावल और सब्जी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बर्फ़ का पिघलना, जल में चीनी का घुलना और मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, और ये रिवर्सिबल होता है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम है। पृथ्वी के भूपर्पटी के 99% खनिज केवल 8 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें सबसे अधिक 46.6% ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन 27.7%, उसके बाद एल्युमिनियम 8.1%, उसके बाद लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1% होता है और अन्य पदार्थ 1.5% में आ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर एल्युमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पटाखों में पीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो पटाखों में रंग लाने के लिए मेटल साल्ट का प्रयोग होता है और आमतौर पर पटाखों में इस्तेमाल होने वाले मेटल साल्ट स्ट्रोंशियम कार्बोनेट हैं। इसका उपयोग लाल रंग के लिए किया जाता है। कैल्शियम क्लोरेट, इसका उपयोग ऑरेंज या नारंगी रंग के लिए किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, इसका उपयोग पीले रंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर पीला रंग का पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। पटाखों में पीला रंग सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है। और बेरियम क्लोराइड पटाखों में हरा रंग देता है और कॉपर क्लोराइड नीला रंग देता है। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वैसा पदार्थ है जिसके परमाणु का क्षय प्राकृतिक रूप से होता है और इस क्षय की प्रक्रिया में परमाणु से अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरे किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। रेडियोधर्मी पदार्थों से अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और ये 2 हीलियम परमाणु के बराबर होता है। और अल्फा किरणों में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, बीटा किरणों में निगेटिव चार्ज पाया जाता है और गामा और एक्सरे किरणें आवेशहीन होते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ में यात्रा के दौरान पेन की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है? तो जैसे जैसे हवाई जहाज़ ऊपर जाता है, वायु दाब ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। पेन के अंदर का दाब बाहर के दाब से अधिक हो जाता है, जिसके कारण स्याही दाब को बराबर करने के लिए बाहर आ जाती है। तो ज़मीन से हवाई जहाज़ की ऊंचाई और वायु दाब की कमी के कारण स्याही पेन से बाहर आ जाती है। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ए और बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। अगले वीडियो में हम लोग साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।